डियर स्टूडेंट्स, प्रतिभा आईएएस के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने आपको पाषाण कालीन सभ्यता के बारे में बतलाया था। साथ ही हमने ये कहा था कि इतिहास की रचना अभिलेखों के आधार पर, खास करके प्राचीन भारतीय इतिहास की रचना अभिलेखों के आधार पर की गई है। तो उन्हीं अभिलेखों में से एक है सिक्के। सिक्कों से कैसे भारतीय इतिहास की रचना हुई, प्राचीन भारतीय इतिहास के तिथि क्रम को सुलझाया गया और कैसे उसके आधार पर आगे तक के इतिहास लिखने में मदद मिली, हम इसकी चर्चा आज के इस लेक्चर में करेंगे। जैसा कि हमने कहा था, यानी टॉपिक होगा आज सिक्के अभिलेख के रूप में। सिक्के प्राचीन भारतीय इतिहास के अभिलेख के रूप में। ठीक है। अब जैसा कि हमने कहा था आपको कि प्रागैतिहासिक काल में कोई भी लिखित अभिलेख मौजूद नहीं है। निश्चित तौर पर उस समय की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था शिकारी अर्थव्यवस्था से धीरे धीरे कृषक अर्थव्यवस्था, पशुपालक अर्थव्यवस्था में परिणत हुई। अर्थात विनिमय संबंधी या बाजार संबंधी कोई भी बात उस समय के समाज में थी ही नहीं। और जब बाजार नहीं होगा, विनिमय नहीं होगा, तो सिक्कों की भी ज़रूरत नहीं होगी। किंतु धीरे धीरे सिक्के आने लगे, क्योंकि जब सभ्यता बढ़ी आगे, खास करके आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में एक नगरीय संस्कृति विकसित हुई। तो निश्चित तौर पर पहले वस्तु विनिमय हुआ होगा। वस्तु विनिमय के पश्चात धीरे धीरे बाजार अर्थव्यवस्था की ओर, हाट सिस्टम की ओर लोग मूव किए होंगे। किंतु जब व्यापारिक अर्थव्यवस्था आई, जैसा कि आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का वाणिज्य और व्यापार अपने काफ़ी चरम पर था और ये मेसोपोटामिया से भी व्यापार किया करते थे। तो जब व्यापार होगा तो निश्चित तौर पर सिक्कों का उदय हुआ होगा। किंतु सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई से भी सिक्कों के ऐसे कुछ खास अवशेष नहीं प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं। लौह युग आया। लौह युग के साथ भारत में जनपद, महाजनपदों का उदय हुआ। अब यहाँ पर कुछ मानक सिक्के तो नहीं बोलेंगे, आरंभिक सिक्के यहाँ पे उत्पन्न होना शुरू हुए। जैसे पंचमार्क सिक्के या आहत सिक्के अपने प्रारंभिक रूप में इस काल में आए, किंतु उन पे सिर्फ चोट की रहती थी, धातुओं के टुकड़ों पर चोट करके वो सिक्के बनाए जाते थे। उससे इतिहास के संदर्भ में कुछ भी विशेष जानकारी नहीं प्राप्त होती। इतिहास और आगे बढ़ती है। हमारे भारत में मगध एक साम्राज्य के रूप में खड़ा होता है, लेकिन मगध साम्राज्य के रूप में भी सिक्के पंचमार्क या आहत ही चलते रहे, जिसका कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है। नंद वंश तक, घनानंद, महापद्नंद, इन सबों के आने के बाद भी मगध ने काफ़ी विस्तार किया। व्यापार का भी विस्तार हुआ होगा, क्योंकि अगर नगरीय सभ्यता का विस्तार हुआ है तो व्यापार का विस्तार हुआ होगा। और खुदाई से इस काल के सिक्के जो भी प्राप्त होते हैं वही आहत या पंचमार्क सिक्के, जिसमें कोई भी अभिलेख नहीं है। अब चूँकि अभिलेख है ही नहीं, तो इतिहास के लेखन में इसका कोई महत्व नहीं है। नंद वंश खत्म हुआ, मौर्य वंश आया, लेकिन इसी बीच भारत में एक अलग किस्म की प्रगति हुई। सबसे इसी आसपास में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। अब यवनों ने भारत पर आक्रमण किया, इसका फ़ायदा दो दिखता है। राजनीतिक फ़ायदा तो आपने देखा होगा कि कैसे भारत के एकीकरण के लिए चाणक्य के प्रयास से चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरा प्रयास किया और मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ी, जिसने अखिल भारतीय साम्राज्य की नींव डाली। ये तो राजनीतिक बदलाव आ गया। किंतु सबसे बड़ा बदलाव जो इतिहास के तिथि क्रम को सुलझाता है वो है यवनों की देन सिक्के। अर्थात जब यवन सिकंदर अपने साथ आए तो अपने साथ वो सिक्के भी लाए, और सिक्कों से ही दो चीज़ ज्ञात होता है। पहली बात कि 325 ईसा पूर्व सिकंदर का आक्रमण भारत पर हुआ, क्योंकि यूनानी सिक्के लेखयुक्त हुआ करते थे। यूनानी सिक्कों में तिथि क्रम भी दिया होता था। तो सिकंदर के सिक्कों से एक फ़ायदा हुआ कि भारतीय इतिहास का तिथि क्रम सुलझा,
और यूनानी सिक्कों पर, यूनानी अभिलेखों पर ही ये लिखा हुआ था सैंड्रोकोटस। यूनानी सिक्कों से ही सबसे पहले चंद्रगुप्त का नाम सामने आया। तो मौर्य वंश के इतिहास का तिथिक्रम, यानी सिकंदर ने 325 ईसा पूर्व में आक्रमण किया, ये क्रम ज्ञात होता है सिकंदर के सिक्कों से। तो भारत का इतिहास यवन आक्रमण का बहुत बड़ा ऋणी है, जिसने भारतीय इतिहास में तिथि क्रम को सुलझाया। तो भारत में वास्तव में लिखित सिक्कों की शुरुआत यवनों के आक्रमण से मानी जाएगी, किंतु मौर्य काल में भी शतमान, निष्क, कुनीर ये सब सिक्के लेखयुक्त नहीं हुआ करते थे। अर्थात चंद्रगुप्त के आने तक का इतिहास तो ज्ञात है, किंतु चंद्रगुप्त के आने के पश्चात बिंबिसार या अशोक के बारे में सिक्कों के संदर्भ में ऐसी कोई लिखित जानकारी नहीं मिलती है। सिकंदर के जाने के बाद मेगास्थनीज आए और मेगास्थनीज अपने संस्कृति के अनुसार लिखित सिक्के चलाते रहे। उसके पश्चात भारत में हिंद यवन, यानी वैसे यवन शासक जो हिंदुस्तान में आकर रह गए थे, हिंद यवन शासक यहाँ पे आए और उन्होंने लिखित सिक्के जारी रखे। अर्थात हिंद यवन सिक्कों में सबसे बड़ी विशेषता क्या रही, उन्होंने खरोष्ठी लिपि, हिंद यवन सिक्कों में ही तिथिक्रम तो था ही, राजाओं के नाम भी थे, सबसे बड़ी बात खरोष्ठी लिपि को विकसित करने का प्रयास हिंद यवन शासकों ने किया। आगे आप देखेंगे हिंद यवन शासकों में ही मिनांडर या मिलिंद का नाम सुनेंगे आप। उसने पहली बार सिक्कों में अभिलेख जारी किए और वो भी ब्राह्मी लिपि में, यानी अब तक जो सिक्के थे जो यूनानी ग्रीक भाषा में थे, किंतु हिंद यवन शासकों ने भारतीय भाषाओं को सिक्कों में उत्कीर्ण करना शुरू किया। और मिनांडर की देन ये है कि उन्होंने पहली बार ब्राह्मी लिपि में सिक्कों में अभिलेख जारी किए। इस प्रकार सिक्कों का प्रगति जारी रहा, किंतु सिक्कों के लिए सबसे बड़ा जो विकास क्रम मानेंगे वो हम कुषाण शासकों के काल में मानेंगे। कुषाण शासकों के काल में तिथि क्रम सहित, यहाँ तक कि राजाओं के फोटो सहित उनके फोटो को उत्कीर्ण किया गया, सिक्कों में तिथि क्रम डाला गया। तो भारतीय इतिहास कुषाण शासकों का बहुत बड़ा ऋणी है सिक्कों के मामले में। और विम कडफिसस एवं उनके पूर्ववर्ती शासकों ने पहले चांदी के सिक्के चलाए, उसमें लिखित होते थे, धार्मिक संकेत भी होते थे और राजाओं का तिथि क्रम भी होता था। उसके पश्चात विम कडफिसस ने ही सोने के सिक्के बहुत बड़ी मात्रा में जारी किए। और कनिष्क के काल तक आते आते धर्म, यानी बुद्ध बौद्ध धर्म हो गया या फिर शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इन सबों को उत्कीर्ण करते हुए सिक्के पर बिल्कुल तिथि क्रम के साथ सोने के शुद्ध सिक्के जारी किए गए। यहाँ तक कि शक शासकों की बात करेंगे हम, तो शक शासकों में दो भाग होते थे, एक मथुरा के शक, दूसरा उज्जैन के शक। तो मथुरा के शकों ने अच्छी खासी मात्रा में चांदी के सिक्के जारी किए, लेकिन सिक्कों के मामले में पुनः मैं बोलूँगा उज्जैन के शकों का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसमें शक क्षत्रप रुद्रदामन की बात करेंगे। रुद्रदामन के काल में लेखयुक्त चांदी के सिक्के ढाले गए। उसमें न सिर्फ राजाओं के नाम और तिथि क्रम थे, बल्कि साथ ही साथ आम जनता के संदर्भ में जो संस्कृतियाँ थीं उसे भी या धार्मिक रिवाजों को भी उन सिक्कों पर उत्कीर्ण किया गया। तो शकों में रुद्रदामन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यहाँ तक कि उज्जैन के अंतिम शक शासक रुद्रसेन तृतीय की बात करें, जिन्हें कि विक्रमादित्य ने हराया था, उनके काल में भी सिक्के जारी किए गए। किंतु सिक्कों का सर्वोत्तम क्रम, जैसे मैंने कहा कुषाण काल में सोने के सिक्के, लिखित सिक्के काफ़ी मात्रा में ढाले गए और शुद्ध सिक्के थे, लेकिन सिक्कों के मामले में सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए गुप्त शासकों के काल में। अब श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की, कुछ सिक्के चांदी के उनके ही प्राप्त होते हैं, जो ये साबित करते हैं कि गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त द्वारा की गई। उसके पश्चात घटोत्कच आए, उनके कुछ सिक्के मिले हैं। तो मैं एक चीज़ करता हूँ, पहले क्रम लिखता हूँ। सिक्के भारत में सबसे पहले कहाँ से आए, आप लोग रिकॉल कर लें एक बार। सिक्के यवनों ने खास करके सिकंदर के समय
प्रथम लेखयुक्त सिक्के, प्रथम लेखयुक्त सिक्के भारत में आए। इसने क्या किया? प्राचीन भारतीय इतिहास का, प्राचीन भारतीय इतिहास का तिथि क्रम सुलझाया, अर्थात 325 ईसा पूर्व में, 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। ये बात सिकंदर के सिक्कों से साबित हुई और यहाँ से चंद्रगुप्त कब से आए इसका तिथिक्रम सुलझ गया। आगे जाएंगे मौर्य काल में। मौर्य काल में निष्क, शतमान, कुनीर, काशार्पण, ये सिक्के आए। हालांकि मौर्य काल के सिक्कों में अभिलेखों की कमी थी, तो जो सिकंदर ने शुरुआत किया लिखित सिक्कों की, उसे ये जारी नहीं रख पाए। तो यहाँ पे इतिहास के तिथिक्रम के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं हो पाता है। आगे हम चर्चा करेंगे कि मौर्य काल में लेकिन तिथिक्रम के लिए सर्वश्रेष्ठ रहा क्या, इनके स्तंभ लेख, जैसे अशोक के स्तंभ लेख पढ़ेंगे हम लोग आगे चल के। उसके पहले बिंदुसार ने क्या किया ये देखेंगे। उसके पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया ये भी हम मौर्य वंश में जब चर्चा करेंगे देखेंगे। बट सिक्कों के मामले में इन्होंने अभिलेखों को थोड़ा कम रखा या नहीं के बराबर रखा। तो सिक्कों के मामले में मौर्य काल के सिक्के इतिहासक्रम के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं हैं। लेकिन फिर आप देखेंगे कि इनके ऊपर, फिर आप देखेंगे कि इनके ऊपर हिंद यवन शासक, हिंद यवन शासकों ने लेखयुक्त सिक्के जारी रखे, लेखयुक्त सिक्के जारी रखे। इसी में एक आता है मिनांडर या मिलिंद। मिलिंद की खासियत क्या थी? सिक्कों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख, मैं रिकॉल कर रहा हूं जो मैंने पढ़ाया। मिलिंद के काल में सिक्कों पर ब्राह्मी लिपि में पहली बार अभिलेख आए और बौद्ध धर्म की चर्चा भी हुई। जैसा आप बाद में सुनेंगे कि बौद्ध भिक्षु और मिलिंद के बीच में मिलिंद पन्हो नामक संवाद भी हुआ। लेकिन बौद्ध धर्म की चर्चा और अभिलेख की शुरुआत ब्राह्मी लिपि में मिनांडर ने किया। साथ साथ हिंद यवनों ने और क्या किया? सिक्कों पर खरोष्ठी लिपि की शुरुआत की। आप बाद में पढ़ेंगे अभिलेखों के मामले में भारत में 3 तरह की लिपियां थीं। ब्राह्मी लिपि जो बाएं से दाएं लिखी जाती थी, खरोष्ठी लिपि जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, और अरमाइक लिपि जो कंधार वगैरह में जारी हुआ। तो जहाँ तक बात रही खरोष्ठी लिपि की, उसके विकास का, खास करके सिक्कों पर विकास का प्रमुख श्रेय हिंद यवन शासकों को दिया जाता है। अलबत्ता मिनांडर ने क्या किया? ब्राह्मी लिपि को बढ़ावा दिया। लेकिन सिक्कों के मामले में सर्वश्रेष्ठ अगर बात करेंगे हम, अगर सिक्कों की बात करें और सर्वश्रेष्ठ सिक्कों की बात करेंगे तो मैंने पहले कहा कि कुषाण शासकों के काल में प्राचीन भारतीय इतिहास में सिक्कों का बहुत महत्व आया। अर्थात सिक्कों की दृष्टि से, सिक्कों की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ काल का आरंभ कहाँ से हुआ? कुषाण काल से हुआ, जिसमें विम कडफिसस ने
चांदी के लेखयुक्त, तिथि क्रमयुक्त और शासकों की तस्वीर सहित कई सिक्के जारी किए। साथ ही विम कड़फिसस का एक और योगदान है कि विम कड़फिसस और इनके पहले कुजुल कड़फिसस ने क्या किया, सोने के सिक्के, कुजुल ने चांदी के बहुत जारी किए, विम ने सोने के एकदम शुद्ध सिक्के, लेखयुक्त सिक्के जारी किए। तो यानी सोने के विशुद्ध सिक्के जारी करने का श्रेय किसको है? विम कड़फिसस को है। और यही आते कनिष्क के काल आते आते, यानी यहाँ तक बात करेंगे कनिष्क महाराज की, कनिष्क के आते आते भारत में आर्थिक प्रगति बहुत ज़्यादा हुई, क्योंकि रेशम मार्ग पर, सिल्क रूट पर कुषाणों का कब्जा था। तो सिल्क के व्यापार में जो आमदनी हुई, उस आमदनी को परिलक्षित करने हेतु कनिष्क ने बहुत सारे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए, जिसमें बुद्ध की मूर्तियाँ, बुद्ध के तस्वीर उत्कीर्ण करके इसने बहुत बड़े पैमाने पर सिक्के जारी किए। क्योंकि कनिष्क खुद बौद्ध धर्म मतावलंबी थे, इसलिए बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत ज़्यादा सिक्के जारी किए। और ख़ास बात कनिष्क और विम कड़फिसस के सिक्कों में क्या थी, राजाओं की तस्वीर के साथ तिथि क्रम को भी जोड़ा गया। तो तिथि क्रम की जो दिक्कत थी मौर्य काल में बीच में आई थी, उसे सुलझा लिया गया, किसके द्वारा? कुषाणों के द्वारा। लेकिन इन सबों के बीच में सातवाहन शासकों का योगदान कम नहीं आंकेंगे, क्योंकि इन्होंने क्या किया, लेड धातु के, लेड यानी सीसा धातु के सिक्के जारी किए। सातवाहनों ने और शुंग ने लेड धातु के सिक्के जारी किए। पुष्यमित्र के भी कुछ सिक्के, कुछ अभिलेख मिलते हैं, कुछ में लिखित भी हैं, लेकिन सातवाहनों में लिखित लेड के सिक्के, जिसमें कुछ अभिलेख, हालांकि राजाओं के तिथिक्रम नहीं होते थे उसमें, लेकिन कुछ लिखित लेखयुक्त लेड के सिक्के सातवाहनों के समय में जारी किए गए। किंतु प्राचीन भारत में सिक्कों की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण काल, जिसको कि सिक्कों का स्वर्ण युग भी कह सकते हैं, ये काल किसके काल में आरंभ हुआ? तो ये हुआ गुप्त शासकों के काल में आरंभ। अर्थात प्राचीन भारतीय इतिहास में सिक्कों के लिए, सिक्कों का स्वर्ण युग, हालांकि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का ही स्वर्ण युग कहते हैं, लेकिन सिक्कों के मामले में भी सिक्कों का स्वर्ण युग अगर बात करें तो गुप्त काल होगा। स्वर्ण युग होगा क्या आपका? गुप्त काल। अब इसमें देखेंगे श्रीगुप्त के सिक्के भी मिले, ठीक है। श्रीगुप्त के बाद आप आ जाएं तो बीच में घटोत्कच के भी कुछ सिक्के मिले। उसके बाद आप आ जाएं तो देखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम के काल के चांदी के सिक्के बहुतायत में मिलते गए। उसके पश्चात चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात आए समुद्रगुप्त के काल में चांदी और सोने दोनों के सिक्के पर्याप्त मात्रा में, काफ़ी मात्रा में मिले। और खासियत क्या थी इनकी? गरुड़, लक्ष्मी, गणेश, इनकी तस्वीरें इन सिक्कों में उत्कीर्ण होती थी एक तरफ, और एक तरफ शासक और उनकी तिथियां दी जाती थी। अर्थात गुप्त काल के ऐतिहासिक अभिलेख के लिए सिक्कों के महत्व को हम, और खास करके धार्मिक प्रगति को लेकर के भी सिक्कों से काफ़ी कुछ लिखा जा सकता था। अर्थात गुप्तकालीन सिक्कों ने भारतीय इतिहास के लेखन में बहुत बड़ा योगदान दिया। अब समुद्रगुप्त के पश्चात रुद्रसेन तृतीय को हरा करके चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य ने, विक्रम संवत तो चलाया ही था, सबसे बड़ी बात क्या रही? रुद्रसेन तृतीय को हरा करके, जो शक शासक थे, उज्जैन के शक के अंतिम शक राजा को हरा करके, मार करके, चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन पर कब्जा किया। और उज्जैन पे कब्जा के खुशी में
इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर चांदी के सिक्के चलाए और उन्हीं सिक्कों में रुद्रसेन तृतीय की हार अर्थात शकों पर गुप्तों के विजय का पूरा वर्णन भी मिलता है और तिथिक्रम भी मिलता है। तो भारतीय इतिहास गुप्त काल का इस मामले में ऋणी रहेगा कि इसने बिल्कुल क्रमबद्ध रूप से पूरे इतिहास को साबित किया। अब जो मानकीकरण सिक्कों के यहाँ बन गए थे, ये मानकीकरण थोड़े बहुत अंतर के साथ लगभग पूरे गुप्त काल में जारी रहे। अलबत्ता स्कंदगुप्त के काल में सोने के सिक्के कम होने लगे, चांदी के सिक्के बढ़ने लगे। ये साबित करता रहा कि गुप्त काल में हुणों के आक्रमण के पश्चात स्कंदगुप्त के समय में अर्थव्यवस्था थोड़ी डामाडोल हो गई थी। इसी कारण बड़े पैमाने पर चांदी के सिक्के भी जारी किए गए, सोने के सिक्के कम होते गए अथवा सोने के सिक्के में अशुद्धि बढ़ती गई। अब एक प्रश्न आता है कि कुषाण काल में सोने के सिक्के जारी किए गए, गुप्त काल में सोने के सिक्के बहुत बड़े पैमाने पर जारी किए गए। इसी कारण भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। लेकिन शुद्धता की बात करें, प्योरिटी की बात करें, दोनों में थोड़ा बदलाव है। कुषाणों के समय में भारतीय अर्थव्यवस्था सिल्क रूट के कारण काफ़ी बढ़ गई थी, तो भले मात्रा में कम थे सिक्के सोने के, किंतु शुद्धता में सर्वाधिक सिक्के कुषाणों के थे। और गुप्तों के सोने के सिक्के, जिसे दीनार भी कहा जाता था, यह सिक्के सोने की मात्रा और शुद्धता में कुषाण काल के मुकाबले कम थे। तो अगर प्रश्न में ये आता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो आपका जवाब होगा कुषाणों ने। किंतु सर्वाधिक संख्या में, सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो आपका जवाब होगा गुप्त काल में। उसके पश्चात भारत में सामंतवादी युग का आरंभ हुआ। अब सामंतवादी युग में हर्षवर्धन या पुलकेशिन, इन लोगों ने अपने सिक्के, अपने जीतों के, अपने विजयों के बारे में, एक दूसरे को ज़मीन को लेने के बारे में या अपने शासकीय कर्मों के बारे में अथवा धार्मिक कृत्यों के बारे में अपने सिक्कों में पूरे अभिलेख उत्कीर्ण कराए। किंतु सिक्कों की क्वालिटी में सामंत काल में डाउनग्रेड यानी नीचे की ओर प्रवाह शुरू हो गया। उतनी शुद्धता भी नहीं रही, उतना मानकीकरण भी नहीं रहा सामंत काल में। तो एक तरह से मानिए कि हर्षवर्धन के बाद का काल या पुलकेशिन के बाद का काल भारतीय मुद्रा अर्थव्यवस्था में ह्रास का काल था, जिसको अंध युग या अंधेरा युग भी बोलते थे। और ये खत्म हुआ कब? त्रिपक्षीय संघर्ष को छोड़ दीजिए, संघर्ष बढ़ते चले गए थे। लेकिन भारत में जब गुलाम वंश आए, जब भारत में इल्तुतमिश, उसके पहले कुतुबुद्दीन ऐबक लोग आए, तो ऐबक ने दिलीवाल सिक्के के नाम पर एक अलग टाइप का सिक्का चलाया, जिसमें अरबी भाषा में लेख लिखे होते थे। दिलीवाल सिक्के कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में आए और उससे उनके कार्यों की थोड़ी बहुत जानकारी मिलती रही। किंतु सिक्कों के मामले में यूँ तो कहें तो ऐबक बहुत दिन तक शासन कर भी नहीं पाए। मोहम्मद गौरी के पश्चात एक गुलाम के रूप में उन्होंने शुरुआत किया था शासक का दिल्ली पर। लेकिन दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश का सिक्कों के मामले में बहुत बड़ा योगदान है, जिसने बिल्कुल मानक चांदी के सिक्के, बिल्कुल मानकीकृत चांदी के सिक्के चलाए। और दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश का सबसे बड़ा योगदान यही है कि उसने बाजार अर्थव्यवस्था के लिए सिक्कों को मानकीकृत किया। 140 ग्रेन के आसपास के चांदी के सिक्के उसने चलाए, जो पूरे दिल्ली सल्तनत के काल तक कमोबेश चलता रहा। तो दिल्ली सल्तनत में सिक्कों का मुख्य सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश था। बलबन ने भी उसमें बदलाव कुछ खास नहीं किया। यहाँ तक कि अलाउद्दीन खिलजी, जो कि बाजार अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा प्रतिपादक था, उसने भी सिक्कों के उस मानकीकरण को बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया। अब जहाँ सोने के सिक्के प्रमुख थे, कहाँ पर आपको? प्राचीन भारत के काल में दिल्ली सल्तनत में चांदी के सिक्के और तांबे का जीतल, चांदी के सिक्के को टंका बोलते थे, चांदी के सिक्के को तांबे के सिक्के को जीतल बोलते थे। तो टंका और जीतल ये कॉमन मैन के डेली व्यापार में ये शामिल हो गया। तो यानी दिल्ली सल्तनत के काल तक आते आते भारत में मौद्रिक अर्थव्यवस्था मानकीकरण पर आ गई। याद रखें, प्राचीन भारतीय काल में गुप्त काल तक भी बड़े व्यापारी सिक्कों का प्रयोग करते थे, किंतु आम जनता कौड़ियों का या वस्तु विनिमय का प्रयोग करती थी, क्योंकि बाजार अर्थव्यवस्था उस समय बहुत अधिक बड़ी नहीं हुई थी। किंतु दिल्ली सल्तनत के काल में सबसे बड़ा ये बदलाव रहा
कि मौद्रिक अर्थव्यवस्था, मौद्रिक बाजार व्यवस्था पूरी तरह से लागू हो गई और अलाउद्दीन खिलजी ने इसको काफ़ी कुछ सफलतापूर्वक नियंत्रित भी किया। किंतु बात करेंगे हम इस बात की कि मानकीकरण, तो इल्तुतमिश का बहुत बड़ा योगदान रहा सिक्कों के मानकीकरण में, जो बलबन से लेकर खिलजी से लेकर के आगे भी चलता रहा। उसमें कुछ भी बदलाव नहीं किए गए। ये बदलाव आए कहाँ पे? जब बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली। बाबर ने अपने हिसाब से सिक्कों में कुछ बदलाव किए, किंतु बाबर के पश्चात हुमायूं कुछ भी नहीं कर सका। और जब शेर शाह आए तो शेर शाह ने एकदम मानक, सर्वाधिक मानक सिक्के चांदी के जारी किए, जो अंग्रेज़ों के समय तक चलते रहे। तो शेर शाह की बात जहाँ तक मैं करूँ, शेर शाह ने चांदी के सिक्कों का बहुत शुद्ध मानकीकरण किया और बहुत वैज्ञानिक तरीके से मानकीकरण किया, जो इतिहास में पूरे मध्यकाल तक चलता रहा। और अंग्रेज़ों के आने के बाद ही इसमें बदलाव हुए, जब अंग्रेज़ों ने अपने तरीके के सिक्के चलाए। तो आज हमने देखा कि कैसे सिक्कों से इतिहास रचा गया, सिक्कों के द्वारा कैसे हम हर एक वंश के बारे में, प्राचीन भारत से लेकर मध्यकाल तक के बारे में कैसी अर्थव्यवस्था रही, इसकी भी दृष्टि मिलती रही। लेकिन सांस्कृतिक इतिहास, मैं रिपीट कर रहा हूँ, भारत के सांस्कृतिक इतिहास में सिक्कों का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसने मदद किया कि कुषाण काल में संस्कृति क्या थी, गुप्त काल में संस्कृति क्या थी, हुनों के आक्रमण के पश्चात भारतीय संस्कृति कैसे बदली, उसके बाद मंगोलों के समय में यह कैसे आगे बढ़ा, उसके बाद मंगोल आक्रमण के पश्चात मध्यकाल की बात मैं करूँगा। माना इल्तुतमिश ने उसका मानकीकरण किया, किंतु मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सांकेतिक सिक्के भी चलाए गए, चमड़े के सिक्के, सुना होगा आपने। मंगोलों के आक्रमण से जो अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हुई, उसको पाटने के लिए काफ़ी कुछ सिक्कों को डाउनग्रेड भी किया गया, चांदी के शुद्ध सिक्के भी चलाए गए। ग्रेन उनका सेम रखा गया, उसने बनाया था, लेकिन उनका वजन को कम किया गया, उनके मिक्सचर को कम किया गया, चांदी में शुद्धियाँ मिलाई गई ताकि व्यवस्था को लागू किया जा सके, जिसका अजीबोगरीब निकस रहा मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, जब उसने चमड़े के सिक्के चला दिए बगैर मानकीकृत किए हुए। उसने ये भी कहा कि भाई आप ढलवा लो, टकसाल घर घर में खुल गए। तो मानकीकरण वहाँ पे काफ़ी चूका, जिससे कि अर्थव्यवस्था में काफ़ी हीनता आई और सब रहा सहा कसर पूरा किया फिर उसके पश्चात लोधी काल में। लेकिन मुग़लों के आने के पश्चात जो एक बार शुरुआत हुआ शेर शाह द्वारा जो किया गया, हालांकि शेर शाह मुग़ल नहीं थे, लेकिन शेर शाह ने देन दिया सिक्कों के लिए, उसी के आधार पर अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब तक सिक्कों का वही मानकीकरण चलता रहा। तो भारतीय इतिहास के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को देखने हेतु, उसको लिखने हेतु, उसको क्रिएट करने हेतु इन सिक्कों का अभिलेख के रूप में अहम योगदान रहा। आज के लेक्चर में बस इतना ही, और कल हम लोग प्राचीन भारत को और आगे बढ़ाएंगे, जिसमें होगा सिंधु घाटी सभ्यता कैसे आगे बढ़ी और उसके ऊपर इतिहास क्या रहा। धन्यवाद।